अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। हुकूमत का अपोजिशन को पेशावर का जलसे की इजाजत देने से इनकार, अपोजिशन का जलसा करने पर इसरार और दूसरी जानिब कोरोना के वार बदस्तूर जारी। अब ये सारी सूरत हाल बड़ी ट्रिकी होती जा रही है। आने वाले 1-2 दिनों में चीज़ वाज़ेह होगी। हुकूमत और अपोजिशन बिल्कुल अपनी अपनी पोजीशंस पे डटे हुए हैं, लेकिन कोरोना एक दफ़ा फिर इसका फ्रेत है, सर उठा रहा है। उसकी दूसरी लहर पाकिस्तान में आ गई और चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए। अब देखना है कि हम कैसे इससे ओहदा बरा होते हैं। पहली लहर से पाकिस्तान सुरखरू हुआ, उम्मीद है कि दूसरी लहर में भी अवाम तावन करें, एहतियात करें तो हम इससे भी निकल आएंगे। दूसरी जानिब आज डॉक्टर इशरत हुसैन भी आए और कुछ इस्लाहात की बात भी की उन्होंने। मैंडेट था इस्लाहात का, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं इस्लाहात, अब लोग चाह रहे हैं कि आएँ। आज के प्रोग्राम में ये भी गुफ्तगू करेंगे। आज के इनसाइट में हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर यास्मीन राशिद, वजीर सेहराब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी, माहिर माशियात हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में अहमद बिलाल महबूब हमें ज्वाइन करेंगे, पिलडैट के सरबराह हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो बातें हो रही है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज गुफ्तगू होगा डॉक्टर यास्मीन राशिद से, वजीर सेहत पंजाब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आपके पास भी बड़ी अहम जिम्मेदारी है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आबादी भी ज्यादा है, कोरोना का अब दूसरी लहर और वार भी अब शुरू हो गए हैं। पहले हमारा एक्सपीरियंस, तजुर्बा नहीं था कोरोना से फेस करने का, वो बड़ी खुश उसलूबी से हमने कर दिया। अब हाइंडसाइट में हमारे पास तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है। अब ये दूसरी वेव के लिए हमारी क्या तैयारी है और क्या सूरत हाल पहले से ज्यादा खराब हो सकती है? देखिए, अभी एक तो आपने बहुत अहम बात की शुरू में ही कि जो पहला हमारा तजुर्बा है उसका वाकई हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये तजर्बे से हम ये समझ लिए हैं, हमें समझ आ गई है कि जो हमारे माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीज़ हैं उनको हम घर पे ही मैनेज कर सकते हैं, और जो मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स वाले हैं उनको हम हॉस्पिटल में ला सकते हैं। इस वजह से अभी हमारे पास अस्पतालों में अल्लाह की मेहरबानी से बतेरी जगह है। अगर मैं लाहौरी की बात कर लूँ, आज के दिन में अगर हम देखें तो 609 नए केसेस आए हैं, 15 लोग इंतकाल किए हैं पंजाब के अंदर, और हमने 16,000 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। नेचुरली हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रहे थे। और अगर मैं अपने सरकारी अस्पतालों में देखूं तो इस वक्त जैसे अगर मेरा अस्पताल की कैपेसिटी 430 बेड्स की है तो अभी हमारे पास वहाँ 80 मरीज़ हैं। इसी तरह बाकी अस्पतालों में, हम सब अस्पतालों के अंदर जितने कोरोना वार्ड्स जो हमने पहले डिक्लेयर किए थे उनको दोबारा फाल कर दिए है। वो अस्पताल जो पहले हमने उनमें काम रोक दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोलॉजी का हॉस्पिटल जो रावलपिंडी का, तो उसको दोबारा हमने कोरोना के लिए डिक्लेयर कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के तैयब अर्दोगान अस्पताल को कर दिया, इसी तरह सिविल अस्पताल भावलपुर को कर दिया, और मुल्तान जो इस मर्तबा एक वबा का बहुत बड़ा हिस्सा संभाल रहा है, निश्तर के अंदर हमारे तकरीबन 58 यूनिट्स हैं, इसके वेंटिलेटेड बेड्स भी हैं, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है उसको भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तैयारियां तो हमने कर ली है, लेकिन तो तैयारी का जहां तक ताल्लुक है, लेकिन जो वायरस है उसका जो बिहेवियर है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ। जी आप कंप्लीट कर लें, आप फिर मैं सवाल करूंगा। बताइए। अच्छा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि लोगों को तसल्ली होनी चाहिए कि हमारे पास तकरीबन 10,000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं, यानी जिनकी सेंट्रल सप्लाई है ऑक्सीजन की इन ऑल ऑफ पंजाब। और अल्लाह ताला खैर रखे और अल्लाह ताला हमारे पास बुरवक्त ना लाए तो अभी सिचुएशन जो है वो संभाली जा सकती है अगर हम हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करके नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं उनको रिड्यूस कर दें। बड़ी अहम बात की आपने, यानी एहतियात और मास्क का इस्तेमाल जिस तरह SOPs का कहा जा रहा है वो करें। लेकिन जो पेशेंट्स का बिहेवियर है, क्योंकि आप खुद भी डॉक्टर हैं, आप देख रही भी हैं, जारी बात है डॉक्टर से भी इन कांटेक्ट है, इस दफा कहा जा रहा है कि वायरस म्यूटेट कर गया और ज्यादा जानलेवा खतरनाक हो गया है। कोई इंफॉर्मेशन है इस लिहाज से आपके पास? नहीं, मेरा ख्याल है ये वो वाली बात है कि र्यूमर्स आर ऑलवेज देयर, चेमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस वक्त जो अस्पताल में मरीज़ दाखिल हैं वो मरीज़ हैं जिनको मॉडरेट या सीवियर सिम्टम्स हैं। उसके अलावा तो मरीज़ हम अस्पतालों में नहीं ला रहे। जो माइल्ड सिम्टम, पहले तो आपको पता था, एक दफ़ा जब पता चल जाता था कि किसी को कोरोना है तो या तो क्वारंटीन सेंटर में लेके आते थे या अस्पतालों के अंदर आइसोलेट करते थे। अब क्योंकि होम आइसोलेशन पॉलिसी है
तो हम उनको घरों पे ही रहने देते हैं और बहुत सारे लोग अपने घर पे इलाज करवा रहे अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, अगर होम आइसोलेशन में कोई है और तबीयत अचानक खराब हो जाए, बीच में ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, तो कितना क्विकली अस्पताल उनको ले लेंगे, करेंगे? और लोगों के लिए क्या हिदायत क्या है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन है कि अगर लोग माइल्ड सिम्टम में घर में रहे, तबीयत कितनी खराब हो कि वो डॉक्टर्स के पास जाएं, रश करें, इसको कैसे जज करें और गेज करें? देखिए जी, बहुत अहम चीज़ ये है कि इसका असर जो आपको भी पता है फेफड़ों पे होता है, और अगर सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाए और मसला जो है सांस लेने में तकलीफ हो, तो 1122 जो है उसको एग्जैक्ट सिचुएशन सारे बेड्स की पूरे पंजाब में पता होती है, क्योंकि वो दे आर सेंट्रली लिंक्ड विद अस। जो हमारा डैशबोर्ड है उसके साथ 1122 लिंक्ड है। अगर ये 1122 को टेलीफोन करेंगे तो 1122 इनको उस अस्पताल में ले जाएगी जो करीब तरीन हॉस्पिटल है और जिसमें इस वक्त वेंटिलेटेड बेड्स मौजूद होगी। इसलिए लोगों को बजाय खुद अस्पताल जाने के बहुत बेहतर होगा कि 1122 को फ़ोन करके, और जब 1122 आएगी उनको बताएं कि जी हमारा कोविड टेस्ट पॉजिटिव है और तबीयत ख़राब है, तो वो उनको करीब तरीन अस्पताल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। और नेचुरली 1122 का मरीज लाया हुआ जो है वो इमीडिएटली हॉस्पिटल भी एक्सेप्ट कर लेता है। यानी अच्छा अपना तरीका बता दिया कि 1122 से भी रुजू करें। डॉक्टर साहब, स्कूल जब खुले उसके बाद बड़ी तनकीद हो रही थी कि खोलने चाहिए नहीं खोलने चाहिए। एनसीओसी ने भी अभी फैसला किया, शादी हॉल्स पे भी, वहाँ पे भी इंडोर एक्टिविटीज़ पे की है। स्कूलों वाले पे भी अभी मंडे को आप लोगों की मीटिंग है। आपका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है? स्कूल्स बंद होने चाहिए या एसओपीज़ को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें? देखिए, मेरा ख्याल है कि मेरा एज अ डॉक्टर ओपिनियन अगर आप लेंगे तो मेरा बाइस्ड ओपिनियन है। वजह ये, मैं तो चाहूँगी सब कुछ बंद हो कुछ अरसे के लिए, 3-4 हफ्तों के लिए, 5 हफ्तों के लिए, ताकि हम सिचुएशन कंट्रोल में आए। लेकिन आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो स्कूल का साल है, इस मरतबा तालीमी साल को बहुत हर्ज हुआ है। सिर्फ हमें नहीं, सारी दुनिया में बहुत तालीमी साल को हर्ज हुआ है, और हमारे ख़ास तौर पे जो गरीब तबकात के बच्चे हैं उनका सबसे ज़्यादा हर्ज हुआ है। जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और ये जो अपना प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कुछ ना कुछ कम से कम उनकी एजुकेशन का सिलसिला चालू है। लेकिन उन बच्चों के ऊपर बहुत नुकसान हुआ है जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे मिनिस्टर्स हैं एजुकेशन के, वो बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं कि इन बच्चों का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। परेशानी इस बात पे है कि बच्चों के अंदर सिम्टम्स अव्वल तो बहुत कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं, बट दे कैन कैरी द वायरस, और वायरस से वो कैरी करते हैं, दे कैरी इट बैक होम। हाँ, वो घर वापस ले जाएंगे, घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनको लग सकता है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि अगर हम सिर्फ एसओपीज पे काम करना शुरू कर दें तो ना स्कूल बंद करने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ और बंद करने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों वाली बात है, से 70% इन्फेक्शन कम हो सकता है। 70%। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि मास्क पहने डॉक्टर साहब, 70% इन्फेक्शन कम हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, पहली जो वेव थी उसमें बच्चों में इतना कोविड नहीं था, यानी 10 साल से कम उम्र केसेस बहुत कम थे। अब जब से स्कूल वगैरह खुले हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो रही हैं। हमारे ऑब्जर्वेशन में भी है कि पूरी फैमिलीज में अब कोविड आ रहा है। तो ये क्या कोई डिफरेंट क्या चीज़ है? इसकी वजह क्या स्कूल है या वायरस का बिहेवियर है? नहीं, देखें, जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है वो तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये नहीं था कि बच्चों में इन्फेक्शन नहीं हुई थी, बच्चों में भी इन्फेक्शन हुई, लेकिन बच्चों के अंदर ही इन्फेक्शन इतनी सिवियरिटी से नहीं होती जिस तरह वो बड़ी उम्र के लोगों के अंदर होती है। अबव एज 55 आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता चला जाता है, पर्टिकुलरली उन लोगों में जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हों, जिनकी इम्यूनिटी लो हो, उनके अंदर उसका असर जो है वो बहुत तल्ख हो सकता है और ज़्यादा तकलीफें हो सकता है। बच्चों के अंदर ये देखा गया है कि बहुत कम सिम्टम्स या नई सिम्टम्स होते ही नहीं। दैट इज व्हाई दे कंसीडर टू बी सुपर स्प्रेडर्स फॉर अ सिंपल रीजन कि एक बच्चा जो है उसको तो पता ही नहीं कि उसको इन्फेक्शन, ही इज कैरिंग दैट इन्फेक्शन, बिकम्स अ कैरियर। एक कैरियर है इन्फेक्शन का जो स्कूल से लेके घर चला जाएगा। तभी ये जो टेस्ट वगैरह हम कर रहे हैं 5% आपको पता है एट रैंडम स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर मुसलसल हेल्थ डिपार्टमेंट टेस्ट कर रही है। वही रिपोर्टें जब सामने आती हैं तो पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं थी, उसने कोई सिम्टम का शिकायत तो नहीं की थी, हमने तो एट रैंडम टेस्ट किए, तो तभी वो तादाद सामने नज़र आनी शुरू हो जाती है। हमारी कोशिश होती है कि उनको आइसोलेट किया जाए और बाकी लोगों को बचाया जाए। अच्छा, ये तो बच्चों को तो आप कर देंगे, अब आपके जो सियासी ओपोनेंट्स हैं वो भी एडमेंट है कि जी उन्होंने जलसा करना ही है। पेशावर में भी आपने मना किया, उनका जो असल जो हदफ है वो लाहौर है और लाहौर में वो बड़ा शो करना चाहते हैं।
अब वो कहते हैं कि जी हम स्पेशल मास्क बना देंगे और उस मास्क में भी लिखा होगा वोट को इज्जत दो। तो अब सियासी ओपोनेंट्स को अगर आप रोकेंगे कोरोना की वजह से, वो कहेंगे कि प्रोसिक्यूशन हो रही है, इसको कैसे मैनेज करेंगे? ये जो ट्रिकी सिचुएशन आ रही है आपके सामने। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए, क्योंकि बात तो हम कोरोना पे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं वोट की इज्जत की भी बात कर लूं। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वजह यह है कि मैं तो इलेक्शन लड़ती रही, आपको पता है 3 दफा इलेक्शन लड़ी हूँ, और दूसरी मरतबे जब मैं इलेक्शन लड़ी हूँ अपना क्या कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन, तो कुलसूम बीबी अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़रत करें, उनके ख़िलाफ़ मैंने इलेक्शन लड़ी। मरियम बीबी ने वो कैंपेन चलाई, 2 अरब रुपया उस कॉन्स्टिट्यूंसी में गलत खर्च किया गया। मैंने 32 आपको पता है कि पिटिशंस दायर की, इससे ज़्यादा कभी किसी ने पिटिशंस नहीं दायर की थी इलेक्शन कमीशन के साथ। तब मेरी वोट की इज्जत के बारे में क्या ख्याल था? मैंने तो इतना रोना पीटना डाला हुआ था कि मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है, ये हुकूमत बैठी हुई है, इस हुकूमत ने 2 अरब रुपए इस मेरी कंस्टिट्यूंसी में भेज के गलत तरीके से पैसे ये खर्च किए जा रहे हैं। आज वो बात सही साबित हुई। तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि पहले अपना गिरेबान में तो इंसान को झांकना चाहिए कि आप क्या करते रहे वोट की इज्जत का। अब मेरे जैसा बंदा, जो आपको पता है बिलोंग टू अ मिडिल क्लास, मैं तो घर घर जाके वोट मांगती थी। मेरे जैसे बंदे के खिलाफ एक तो इनका माशाल्लाह अपना अंपायर, और उसके ऊपर 2 अरब रुपए हुकूमत के भी खर्च किए जाएं। अच्छा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 अरब तो रुपए आपका कहाँ पे हैं? वोट को इज्जत दी जा रही यानी थी। मैं आपके हल्के में आया हूँ, देखा हुआ है 2 अरब रुपए कहाँ पे हैं, कहाँ पे लगे हुए हैं 2 अरब रुपए? ये आप पूछिए ना, मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ, वो कहाँ गए 2 अरब रुपए? क्योंकि उस इलाके के जो इनके काउंसलर्स थे वो कहते थे हम 3 दफा सड़कें तोड़ें और 3 दफा बनाएं, हमारे पैसे नहीं खत्म हो रहे। टीपा को दिए गए थे 2 अरब 1 और 50 करोड़ 1, और इसके कागज एविडेंस सब कुछ मैं कोर्टों में लेके फिरती रही और मैं रोती पीटती रही, यहां तक कि देखें मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है। इलेक्शन कमीशन के पास गई, हाई कोर्ट के पास गई, हाई कोर्ट को मैंने कहा टीपा वालों को कहें हिसाब दें। अब आप ये सोचें कि अपनी तरफ से जो भी इन्होंने वहां लगाया और खाया वो कहां है हिसाब। आज आपके सामने जिस बात को मैं रोना पीटना कर रही थी वो आज इस बात पे प्रूव हो गया है। और आज वो जो आपको वो वादा माफ गवाह हैं जो टीपा से जिन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल पैसे गलत खर्च हुए, तो इसका मतलब है तब वोट जो थी उसको इज्जत दी जा रही थी 2 अरब रुपए के थ्रू। मैं वैसे पूछ रही हूँ, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना, कोई मेरी भी बात तो सुन लेना। इसलिए मेरा ख्याल है कि मरियम बीबी जो वोट की जी वो भी करेंगे, लेकिन ये जो जलसे में आप लोग क्या करेंगे? जलसे में इजाजत देंगे नहीं देंगे, रोकेंगे तो फिर जी देखिए मैं आपको, अब मसला ये है कि इसलिए वोट को इज्जत जो है ना घर से देनी शुरू होती है। तो बहुत जरूरी था कि मेरे जैसा बंदा जो एक मिडिल क्लास बंदा था जिसके कोई ऐसे तो मेरे पास, और आपकी हुकूमत थी, सबसे बड़ी बात है हुकूमत आपकी थी, आपने मेरे खिलाफ क्या नहीं किया और मैंने कितनी पिटीशन जमा करवाई। आज आप अपनी वोट की इज्जत की बात कर रहे हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक जलसों का ताल्लुक है, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब जो इतने मंजे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने इतना गैर ज़िम्मेवाराना कल बयान कर दिया। उन्होंने कहा जी हम आएंगे तो कोरोना को भगा देंगे, कुछ इस तरह का उन्होंने किया। मतलब PDM का जलसा ना हुआ, वैक्सीन हो गई, कमाल ही कर दी उन्होंने इस तरह बात करते हुए। 10 दफ़ा बंदा सोचता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप एक पढ़े लिखे इंसान होके, एक इतने मजे में सियासतदान होके इस तरह का गैर जिम्मेवाराना आप रवैया इख्तियार करें, क्या कहेंगे दुनिया वाले हमारे बारे में कि हम इस तरह के लोग हैं कि अपनी कौम के बारे में कोई फिक्र ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये कौम रहेगी, हमारी सेहतें रहेंगी, हम जिंदा रहेंगे, हालात ख़राब नहीं होंगे तो सियासत भी चलेगी, जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे। और सबसे बड़ी बात है इन जलसे जुलूसों से इनका क्या ख्याल है, हुकूमतें ढाई जाती हैं। अच्छा फाइनली जाते जाते, अब कोरोना पे तो बात हमने कर ली, आपके CM कह रहे हैं कि मैं अब CM बन के दिखाऊंगा, तो उस फ्रंट पे क्या तब्दीली आ रही है? उस्मान बुज़दार साहब अब ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या बातें हो रही हैं? मेरा ख्याल है मैं तो हैरान हूँ कि किस किस्म की खबर बनी। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ही इज़ अ CM, उनको मकसद ये है कि अगर वो कोई बात कह रहे हैं
और उनका ख्याल है कि जो उन्होंने बात उस वक्त दिन कही, उनका ये, क्योंकि उनकी बड़ी नरम तबीयत है और वो आराम से सबसे बात करते हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि मेरी अगर कहना ना माने तो मैं सख्ती भी कर सकता हूँ। तो वो तो क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए ना, उसमें ये होता है कि जो वजीर हैं वो उनके साथ ताउन नहीं कर रहे, और इसी वजह से डॉक्टर फिरदौस भी अब आ गई हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो सामने आए। ये कुछ ना कुछ तो है ना, नो स्मोक विदाउट फायर। No, I don't think so. वो वाली बात है, at times there is really no fire and there's just smoke only. Important ये चीज़ है कि सारे मिनिस्टर्स मेहनत कर रहे हैं और वो बहुत सेटिस्फाइड है। हमारी परफॉर्मेंस को तो उन्होंने बहुत दफ़ा सराहा भी है, आपके सामने भी। हेल्थ डिपार्टमेंट से कभी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसी तरीके से बाकी सारे मिनिस्टर। डॉक्टर साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट में हम सबकी नजरें हैं क्योंकि कोविड के लिए फोर फ्रंट पे सबसे पहले आप हैं। तो फाइनल जो मैसेज जो कोविड के फ्रंट पे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आप देना चाहें। मैं अपना आवाम को एक मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, ये पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हमारे पास उस तरह की कैपेसिटी नहीं होगी, खुदा न खास्ता दोबारा हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े और मईशत का पहिया जो है वो बैठ जाए। बड़ी मुश्किलों से मईशत का पहिया चला है दोबारा। आप एक छोटे से एहतियाती तदाबीरों से आप काम चलाता रख सकते हैं। आप अगर मास्क पहन लें, अपने हाथों को बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और ये कुछ अरसे की बात है, ये 5-6 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप मेहरबानी करके मास्क पहन के रखें। हमें अपनी तर्ज ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी। इंशाल्लाह जल्द वैक्सीन आ जाएगी। इंशाल्लाह जब वैक्सीन आएगी तो फिर हम अपनी ज़िंदगी का दारोमदार उसके मुताबिक जो है वो बदल देंगे, और जैसे पहले फिरते थे बगैर मास्क के, इस तरह फिरेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग प्लीज़ वेयर योर मास्क पहनिए, हाथ धोइए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। और इसी नोट पे आप इजाज़त जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद थी। जिस तरह पाकिस्तान ने कोविड की पहली लहर जो थी उसको हमने शिकस्त दी, दूसरी को भी देंगे, लेकिन हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मुझे आप ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। सबसे जो आप कह लें कि ज़रूरी चीज़ है वो हमारी मईशत है। अभी हाल ही में कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बड़े बुलिश हैं, अपनी इकोनॉमिक टीम की भी तारीफ कर रहे हैं, कुछ माशी इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव है। करंट अकाउंट डेफिसिट की आप बात कर लें, कुछ हमारी अक्टूबर में एक्सपोर्ट्स के नंबर भी खुशाइंद है कि बड़े हैं। आपका क्या ख्याल है, अब कोविड दोबारा से सर उठा रहा है कि ये रिकवरी की तरफ हम जा रहे हैं, दोबारा टेक ऑफ पोजीशन है, या ये बबल है जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है? अभी भी एहतियात की जरूरत है। देखिए फवाद, एक तो ये चूंकि हम एक अनयूजुअल टाइम से गुजर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि राइट नाउ नंबर्स पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए, खा वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जो चीज फोकस करने वाली है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता जो कोविड के केसेस बढ़ते चले जाते हैं, जिस तरह से कि आज भी हमने देखा कि जुलाई के बाद के हाईएस्ट नंबर्स हैं, तो हुकूमत के पास कुशन कितना है 2-3 चीजों का। क्या दोबारा से वो जो 12,000 रुपए जो एहसास बेनिफिशरीज के खास लिमिट तक दिए गए थे, क्या वो दे पाएंगे? क्या स्टेट बैंक जो है वो रोल ऑन करेगा वो जो डेट डेफरमेंट स्कीम थी? क्या जो यूटिलिटी बिल्स और गैस बिल्स में रिलीफ दिया गया था स्मॉल इंडस्ट्रीज को वो दे सकेंगे? ले ऑफ से बचने के लिए क्या चीजें होंगी? और हमने पहले वाले जो फेज है उसमें कुछ सीखा है, और वो सीखा ये है कि जितने वो इंसेंटिव थे वो बड़ी इंडस्ट्रीज को तो मिल गए। स्टेट बैंक ने लोन दिए कि जी आप तनख्वाहें ना होने की वजह से वर्कर्स को फारिग ना करें, आप लोन ले लें। स्टेट बैंक ने और भी काफी सारी जो थी ऑफर्स की, लेकिन वो अल्टीमेटली जो बिग इंडस्ट्रीज थी उनको जाके मिले, जब जो अपर मीडियम इंडस्ट्रीज थी उनको तो मिल गई, लेकिन वो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो आपने जो कॉटेज इंडस्ट्री की, आपने स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सर यहाँ पे अब सवाल ये है कि अभी भी IMF प्रोग्राम की तरफ हमें दोबारा रुजू करना पड़ेगा। IMF की बड़ी ख्वाहिश है कि जो यूटिलिटीज हैं सर्कुलर डेट की तरफ आते हैं कि गैस बिजली इसकी कीमतें भी हम बढ़ाएं। तो आपका भी कहना है कि वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, अभी भी उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये चीजें हम कैसे मैनेज कर पाएंगे?
देखिए आईएमएफ आपसे इस वक्त प्रोग्राम को रिज्यूम करने के लिए दो तीन चीजें जो है वो कह रहे हैं। एक तो वो रेवेन्यू को इंक्रीज करना, टैक्सेशन, अगर खुदा खास्ता कोविड का सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है तो आईएमएफ उस पर आपको इंसिस्ट नहीं करेगा। आईएमएफ पूरी दुनिया में इस वक्त जो मैसेज दे रहा है ग्लोबली, वो ये दे रहा है कि मुल्क जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ ना जाए। अगर उन्होंने फिस्कल ईजमेंट रखी है तो जब तक कोविड के असरात से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकलते तो वो अपने जो है इंसेंटिव और स्टिमुलस वो देते रहें, तो आपको रेवेन्यू पे तंग नहीं करेंगे। तंग वो कर रहे होंगे एनर्जी पे। एनर्जी पे ऑलरेडी अगर आपने अखबारात में देखा हो, 2 दिन पहले एक इंग्लिश अखबार में प्राइम मिनिस्टर के जो SAPM है, उन्होंने एनर्जी का एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ था एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स का, कि किस तरीके से अब वो जो पहले सब सिंगल बायर और सिंगल सेलर वाला था उस कंसेप्ट से हटके एक एनर्जी स्टॉक मार्केट बनाई जा रही है। यहाँ पे जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो जहां मर्जी अपना जो एनर्जी बेचे और जो कंज्यूमर है आपके ख्याल में ये डूएबल है, कह रहे हैं जो ब्लूप्रिंट उन्होंने पूरा दिया है, आप उसको कैसे वैल्यूएट करते हैं? यानी एटलीस्ट आईएमएफ की वो जो है शर्त उसको वो पूरा कर देगी। आईएमएफ यही चाह रहा है ना इस वक्त कि आपके पास एक कन्विंसिंग प्लान है क्या। और अभी हमें आईएमएफ की जरूरत भी है, आईएमएफ का यानी उसके लिए राह आसान हो जाएगी। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है इंटरेस्ट रेट। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो भी ड्यू है, उसकी मीटिंग भी है। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान ने शरह सूद जब कोविड आया हमने कम करनी शुरू की ताकि ग्रोथ आए, सब चीजें हो, 7% पे मेंटेन है। तो अभी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? कोविड दोबारा से चीज है तो इंटरेस्ट रेट इसी सतह पे रहेंगे, इन्फ्लेशन भी, फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा सर उठा रही है, उसमें इंटरेस्ट रेट रिजीम में हम कहां पे खड़े हैं? देखिए थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो अगर तो ये इन्फ्लेशन जो फूड इन्फ्लेशन की जब हम बात कर रहे हैं व्हीट की और शुगर की, अगर तो ये इस वजह से हो रही होती कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया फिस्कल स्टिमुलस की वजह से, तो फिर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जो है वो इसका एक हल है। लेकिन हमें मालूम है कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। ये कास्ट भी नहीं बढ़ी, डिमांड भी नहीं बढ़ी, और उसके बावजूद अगर आपकी गंदम की कीमतें बढ़ जाती हैं या चीनी की कीमतें बढ़ जाती हैं तो ये इंटरेस्ट रेट से मैनेज नहीं होगा। और चूंकि ये उससे मैनेज नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट बैंक जो है इस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई जल्दी करेगा। कम करने का कोई इम्कान है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहते हैं कम करें ताकि हमारा जरा मईशत का पहिया चले, बोरिंग हो, पैसा आए मार्केट में। मेरा नहीं ख्याल कि कम भी हो सकता है, क्योंकि कम करने का नुकसान ये होगा कि इस वक्त आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है और जो बाकी सेविंग्स है बैंक से, वो सारी एकदम से उठ के वो या तो डॉलराइजेशन में लोग उसको इन्वेस्ट कर देंगे या वो किसी और जगह पे लग जाएंगी, तो जो बैंक के अपने रिजर्व्स हैं वो इफेक्ट होंगे। तो मैं कम होता तो नहीं देख रहा, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे बढ़ेगा भी, क्योंकि इस वक्त हम तकरीबन $21 बिलियन की एक हाईएस्ट पिछले जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो भी पहुंच गए हैं। यानी आपका जो एक्सपेक्टेशन है जो आपके ख्याल में है कि मेंटेन ही रखेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? अब देखना है कि 7% पे रहेगा, 7% पे रहेगा। और आपने डॉलराइजेशन की बात भी की, तो हमने देखा है कि 22 दिन की एक स्ट्रीक थी कि रुपी बेहतर हो रहा था डॉलर के मुकाबले में, डॉलर की प्राइस कम हो रही थी। अभी थोड़ा सा इस पे एक आध दिन रुका भी मामला, दोबारा भी किया। तो जो रुपी ने गेन किया अगेंस्ट डॉलर, ये सस्टेनेबल है? अब हमारे क्या कोई पैरिटी रहेगी इसमें इंटरेस्ट रेट में? जो रिजीम है हमारी एक्सचेंज रेट, उस पर स्टेबलाइजेशन अब आए, आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए मैं उसमें ये इस वक्त स्टेबल है और ये मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक है। जो पिछले दिनों में रुपए ने अप्रिशिएट करके जो थोड़ा सा उसकी कीमत में आपने देखा आज भी 60 पैसे के करीब वो गिरी है, उसकी 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये है कि इंपोर्टर्स ने अपनी पेमेंट्स करने के लिए, अगर मुझे पता हो कि मैंने $100 पे करना है, तो जो ही मैं देखूंगा कि मार्केट में ओपन मार्केट में जो रुपए की कदर जो है थोड़ी सी मुस्तहकम हुई है, तो मैं फौरन डॉलर बाई करने की कोशिश करूंगा, ताकि वो पेमेंट जो मुझे महीने बाद करनी है या 10 दिन बाद करनी है, इन एंटिसिपेशन के कहीं रुपया दोबारा ना गिर जाए, मैं डॉलर बाई करूंगा। तो इंपोर्टर्स जो है, इंपोर्टर्स ने इसको बाई किया है, और गालिबन स्टेट बैंक ने भी ओपन मार्केट से बाई किया है। ये जो इस वक्त स्टेट बैंक के एक रिकॉर्ड फिगर्स मुझे नजर आ रहे हैं कि $13 बिलियन के करीब स्टेट बैंक के रिजर्व्स में आए हैं, तो स्टेट बैंक ने भी इस वक्त मार्केट से बाई किया होगा। और जब आपकी बाइंग का रश आता है तो डॉलर थोड़ा सा उसकी जो कीमत है उसमें इजाफा। डॉक्टर साहब, आपने स्टेट बैंक के रिजर्व का जिक्र तो किया, लेकिन इस पे कुछ दोस्तों का भी कमाल है, कुछ दोस्तों ने भी हमें पैसे हमने इमानतन रखे हुए हैं और कहीं कोई तकाजा भी होता है वापसी का। तो अगर इस तरह की कोई चीज हो तो वी हैव इनफ बफर, पाकिस्तान के पास बफर है।
मेरा ख्याल है इस वक्त बफर $2 बिलियन अगर हमें वापस करने पड़ भी जाते हैं तो बफर हमारे पास मौजूद है। और उसीलिए इस वक्त आईएमएफ जो है उसकी जो पहिया चलना वो इम्पोर्टेंट है। हमें पूरी तौर पे इस जो रिव्यू में जरूरी नहीं कि सारा एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म करके दिखा देंगे। अगर एटलीस्ट हम उनको एक ब्लूप्रिंट दिखा देते हैं और हमें नेक्स्ट ट्रांच मिल जाता है तो फिर हम बाकी बायलैटरल और बाकी मल्टीलैटरल डोनर्स जो है उन तक जा सकते हैं। अभी भी अगर पिछले साल को आप देखें जो कि कोविड का जो पूरा साल है तो ये हमने एडीबी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इनके सहारे चलाया है। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सारे डेवलपिंग कंट्रीज जो थे उनको लोन लेना पड़े हैं। और ये खुदा न खास्ता अगर जो कोविड का सिलसिला 6-7 महीने और चलता रहता है तो उसके लिए फर्दर लैंडिंग की जरूरत होगी, जिसके लिए आईएमएफ का लेटर ऑफ कंफर्ट बहुत जरूरी है और पाकिस्तान को एंगेज भी करना है। लेकिन डॉक्टर साहब अब आ जाते हैं, आपकी एक्सपर्टीज भी है, आपने इसमें बड़ी रिसर्च भी की हुई है, वो है फूड का सेक्टर और फूड सिक्योरिटी। कोविड के सिनेरियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी अब गवर्नमेंट का इसमें, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर इज, आप कह लें कि लोगों का रोजगार भी है, रूरल इकोनॉमी की हमारी बेसिस भी है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें जो आपने जिक्र भी किया, मिस मैनेजमेंट भी है, गंदम में, चीनी में हमने देखा। लेकिन इसके साथ साथ अब किसानों की तरफ से भी उनकी भी हालत ज़ार है। सपोर्ट प्राइसेस के हवाले से भी बात हो रही है कि इसको रेज कर दिया जाए, गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है, इमदादी कीमत है, 2000 तक लेकर जाए। यहाँ से ये होता है कि जो आपके शहरी इलाके हैं वहाँ पे गंदम और जो आटा और रोटी की कीमत है वो बढ़ जाएगी। इसको हम कैसे मैनेज करें और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हमने करनी है वो हम कैसे करें और कब करेंगे हम? देखिए, इन द शॉर्ट रन तो शायद हुकूमत को जो अभी तक 1850 रुपए जो स्पोर्ट प्राइस 1650 जो अनाउंस हुई है उसी पे रहना होगा। अनोमली जो आ रही है वो दो तरह की आ रही है। एक तो ये कि सिंध ने अपनी जो स्पोर्ट प्राइस है वो 2000 रुपए मुकर्रर कर दी। अब सिंध जो है वो भले सिर्फ 25% गंदम पैदा करता है पाकिस्तान की, लेकिन चूंकि वहां पे इमदादी कीमत अगर 2000 होगी तो एक तो ये होगा कि अगले हार्वेस्टिंग सीजन में प्राइवेट सेक्टर की ये ख्वाहिश होगी कि अगर रहीम यार खान बॉर्डर क्रॉस करके और फिर आपको 400 रुपए 350 रुपए फी मन गंदम ज्यादा महंगी बिक सकती है तो फिर पंजाब में ठहरेगी क्यों? तो एक तो ये नॉर्मली जो है इस वक्त वफाकी हुकूमत को सीसीआई पे या बैकडोर डिप्लोमेसी करके गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ एक तो इस चीज को एडजस्ट करना होगा। दूसरा जो स्पोर्ट प्राइस है, अगर वो रूरल पॉवर्टी को खत्म करे, उसमें कमी लेके आए तो फिर तो आप उसको जितना मर्जी बढ़ा दें। यानी मैं या आप जो है हम शायद महंगी रोटी जो है वो हमें नहीं चुभेगी अगर हमारे जो देहात में रहने वाले जो अजीज़ो अकारब है या दोस्त हैं, अगर उनकी हालत ज़ार में कोई तब्दीली आ रही हो मुस्बत, तो हम शायद शहरों में रह के महंगी रोटी ले लें। लेकिन अगर वहां पर रूरल पॉवर्टी जो है वो भी उसी स्टेज पे रहती है, अर्बन इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है और जितना आप सपोर्ट प्राइस देने की कोशिश करते हैं वो या तो कास्ट ऑफ इनपुट बढ़ जाती है या वो सिर्फ बड़े फार्मर्स जो है उसको फायदा पहुंचता है। तो इन द मीडियम टू लॉन्ग रन हमें सोचना होगा कि हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ कैसे जाएं। अगर हम वाकई उन किसानों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं जो कि खतर गुर्बत के करीब है या जो लोअर मिडिल इनकम फार्मर्स हैं, तो उनके बेचारों के पास तो इतने पैसे होते ही नहीं कि वो गंदम अपनी महकमा खुराक को बेचें। और अगर वो बेचने के लिए सरप्लस हो भी उनके पास तो महकमा खुराक से बारदाना लेना, बोरियां लेना, उसके लिए भी उनके पास सिफारिश नहीं होती कि उनको वो खाली बैग्स मिले और उसमें वो गंदम भर के लेके जाएं। तो उन लोगों के लिए डायरेक्टली कोई सब्सिडाइज का मैकेनिज्म जो है सास प्रोग्राम में, बिस प्रोग्राम में, वहां पे देखना होगा। ये अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी जो है ये अगले चंद सालों में शायद हमें इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब जो आप कह रहे हैं उसके लिए भी हमें बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना होगा ताकि मिसयूज ना हो। ये भी एक कम्बरसम और लंबा प्रोसेस है। अभी आज डॉक्टर इशरत आए थे, उन्होंने कुछ इस्लाहात के हवाले से गुफ्तगू भी की और उसमें उन्होंने कहा कि FBR की इस्लाहात के बारे में, और उन्होंने कहा कि FBR अगर टैक्स अपना सही जमा करना शुरू कर दे हमें बोरोइंग की जरूरत ही ना हो। क्या ये इतना सिंपल है? इसमें मेरा ख्याल है मैं डॉक्टर साहब की बात में सिर्फ एक चीज ऐड कर दूंगा कि अगर हम FBR के सरबराह को कोई 1 साल दे दें तो शायद बहुत सी इस्लाहात हो सकेंगी। अगर हम पिछले 2 सालों में देखें तो शब्बर जैदी साहब से पहले शब्बर जैदी साहब चेंज करके आए, शब्बर जैदी साहब के बाद फिर एडहॉक पे काफी लंबा अरसा चार्ज दिए रखा, फिर उनके जाने के बाद फिर हमने एडहॉक पे एक चेयरमैन लगाए, उसके बाद अब डॉक्टर वकार साहब को लगा दिया। ये सारे अपनी अपनी जगह पे कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन किसी ना किसी को इतना हमें वो टाइम देना होगा
कि वो गलतियां करें और उन गलतियों को सुधारने का उनको वक्त दिया जाए। चलो डॉक्टर साहब, हमें उम्मीद है कि मामला और बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आबिद कयूम सुरैरी साहब, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, दोबारा से गुफ्तगू हो रही है इंतखाबी इस्लाहात की, वोटिंग मशीन्स की भी बात हो रही है, बल्दियाती निज़ाम भी नया लाने की बात हो रही है। अब जो जमहूरियत की जो बुनियाद आप कह लें कि जो अच्छा पॉइंट है वो इलेक्शंस होते हैं। अभी गिलगित बल्तिस्तान में भी इंतखाबात हुए, अमेरिका में भी हमने इंतखाबात देखे, तो वहाँ पे अब जो एक नई मंत्रा आ रही है कि मैं अगर हारूंगा तो धांधली हुई है, इलेक्शन के नताइज तस्लीम नहीं करूंगा। तो ये जो प्रॉब्लम है मेलाइस, इसका हल क्या है? इसका हल तो खैर बहुत तफसील चाहता है, लेकिन इसका हल कम अज कम ईवीएम नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इसका हल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए ये बताया गया है कि हमारे जो तमाम मसाइल हैं वो इसके जरिए से हल हो जाएंगे अगर हम ये ले आएंगे। तो बताया गया कि ये तकरीबन न्यूट्रल अंपायर्स की तरह होंगे, जिस तरह क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर्स के आने से दोनों फरीक उनका फैसला मान लेते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से दोनों फरीक रिजल्ट मान लेंगे इलेक्शन का। ये दुरुस्त नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिस तरह से बाकी चीज़ों के ऊपर लोग डाउट करते हैं, जैसे आपने देखा कि 2018 में रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम का कोलैप्स कर जाने के बारे में लोग कहते हैं कि एक साजिश थी, उसकी आज तक तहकीक नहीं हुई। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी एक नया वजह तनाज़ा बनेगी, क्योंकि उसके अंदर जो चिप होती है उसको अगर कोई ताकतवर आदमी चाहे तो उसको बड़ी आसानी के साथ उसके प्रोग्राम में मामूली रद्दबल कर लें तो हर पोलिंग बूथ के ऊपर आपके 10, 20, 30 वोट बढ़ाए जा सकते हैं एक कैंडिडेट के, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप देख तो रहे नहीं होते। अच्छा अहमद बिलाल तो साहब, इसलिए कई मुल्कों ने इसको छोड़ भी दिया। लेकिन ये पहले फाटा के जो हमारी सीटें थी वहाँ पे मेंबर भी कम थे, तो उस वजह से पहले होता था। अब तो फाटा NWFE के साथ हो गया, उसके लिए भी करना होगा। अब GB की बात हो रही है, GB को भी इंक्लूड करना होगा। अब GB का मैंने नाम लिया। अब GB के इलेक्शंस में भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि जो मेजॉरिटी लोग जीते हैं वो इंडिपेंडेंट है, यानी PTI वाज द लीडिंग, लेकिन इंडिपेंडेंट्स ने भी बड़ी तादाद में जीता है। अब वो इंडिपेंडेंट्स शामिल हो जाएंगे PTI में, और उनमें से इंटरेस्टिंग है कई PTI के कैंडिडेट्स को शिकस्त देकर आए हुए हैं। अब ये कितना सही है? क्या ये इलेक्शन सिस्टम और जो लोगों की जो तवक्कुआत है, पार्टी को तो वोट नहीं दिया, वो तो एक आज़ाद उम्मीदवार शख्सी वोट है, ये चीज़ कैसे इम्पैक्ट करेगी पूरे सिस्टम में? देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी यानी गिलगित बल्तिस्तान के अलावा जो बाकी हिस्सा है, सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बली, इनमें भी जो इंडिपेंडेंस का ट्रेंड था वो बतदरीज कम हुआ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में सियासी जमातों के साथ और उनके असर रसूख में इजाफा हुआ है। अब लोग वोट करते हुए ज़्यादा बड़ी तादाद ऐसी है जो पार्टी एफिलिएशन के बुनियाद पे करती है। तो ये जमहूरियत की एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। अब गिलगित बल्तिस्तान में चूंकि अब रिलेटिवली लेट ये काम शुरू हुआ है, तो वहाँ पे अभी भी कुछ हलकों के अंदर इंडिविजुअल्स, इंडिपेंडेंट्स का असर रसूख ज़्यादा है पार्टियों की निस्बत, तो वहाँ पे वो लोग इलेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में इससे कोई तशवीश की बात नहीं है। ये अगर प्रोसेस को आज़ादी से चलने दिया जाएगा तो 1-2 इलेक्शनों के बाद ये ट्रेंड काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और पार्टियों का जो ट्रेंड है वही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और लेकिन उसके अलावा भी जहाज़ भी आपने देखे हैं कि जहाज़ में भी इंडिपेंडेंट्स आते रहे, और फिर वो भी हार पहनते रहे, वो भी जो मफलर है, जो स्कार्फ है वो पहनते रहे, वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। ये भी एक हमारे एक रविश भी है। लेकिन ओवरऑल जो दुनिया में भी मैं देख रहा हूँ, बरतानिया में भी देख लें, जिसको कहते हैं कि इलेक्शंस के बावजूद गवर्नमेंट भी बार बार चेंज होती रही, के मामले पर भी काफ़ी चेंजेस हुई। अब अमेरिका में भी जो इंतखाबात हैं, अब जिस तरह पोलराइजेशन हो रही है कि ज़ाहिर बात है जो हारता है उसके भी एक हामी होते हैं, उसके भी एक सपोर्टर्स होते हैं। अभी भी अपोजिशन सड़कों पे है पाकिस्तान में, PDM में जलसों में लोग आ रहे हैं, और जो हुकूमत जलसे करती है, हुकूमत कोई गैदरिंग करती है, वहाँ पे भी लोग आ रहे हैं। ये जो पोलराइजेशन है, ये तो इलेक्शन के सिस्टम में अब जैसे गिलगित बल्तिस्तान में 2 वोटों से जो बाद में रिकाउंट में 96 वोट हो गए, तो जितनी लोगों ने उनको सिलेक्ट किया उतनी अपोजिशन है।
तो ये मॉडल को रीथिंक करने की जरूरत है या नहीं, ये मॉडल इसी तरह चलता रहे, खुद ही इवॉल्व होती रहेंगी चीजें? आपका क्या ख्याल है? नहीं, मॉडल तो बिल्कुल ठीक है, हमें खुद अपने आप को थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। देखिए, जमहूरियत से बाज लोगों ने ये समझ लिया है कि ये जो मेजॉरिटी है, ये मेजॉरिटेरियनिज्म जो है, ये जमहूरियत का नाम है। ये ऐसा नहीं है। आपको अगर मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो आपको हक नहीं दे देती कि आप हर चीज के बारे में उस मेजॉरिटी की बेसिस पे फैसले करें। आपको माइनॉरिटी को अपने साथ मिला के चलना पड़ता है, यानी इंक्लूसिव, आपको इंक्लूसिविटी लानी होती है। ठीक है, अगर अल्टीमेटली किसी बात पे कंसेंसस नहीं होता तो वहां आपको अपनी मेजॉरिटी की बेसिस पे फैसले करने होते हैं, लेकिन जो बड़े फैसले हैं, जो पॉलिसी इश्यूज हैं, जो बुनियादी अहमियत की चीजें हैं, उनमें आपको माइनॉरिटी को साथ मिला के चलना पड़ता है। अगर उनको आप नहीं चलाएंगे और उनसे आप बात भी नहीं करेंगे और उनको आप धत्कार के दूसरी तरफ कर देंगे तो फिर उसके नतीजे में वही होगा जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, अहमद और हो रजा साहब, सकता है कि अमेरिका में भी हो। वो जिस तरह हो, जैसा ट्रंप और बाइडेन का भी है, पाकिस्तान में भी अपोजिशन गवर्नमेंट का है, लेकिन अपोजिशन की भी जो जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे यहाँ होता है ना कि शैडो गवर्नमेंट बने, अपोजिशन भी अपने बनाए, पॉलिसीज के अगेंस्ट पॉलिसीज लेकर आए। ठीक है, गवर्नमेंट के बयानी को आप रिजेक्ट करते हैं, उनकी जो पॉलिसीज है, लेकिन उसका मुतबादिल भी तो पेश करें। तो ये हमारा ओवर द ईयर्स भी देख लें, अपोजिशन की एक नाकामी नहीं है? ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अपोजिशन की नहीं, हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की ओवरऑल नाकामी है। क्योंकि जो पार्टी पावर में आती है वो भी पहले 2-3 साल ये सोचती रहती है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आती, उसने अपना होमवर्क नहीं किया होता। ये जो बात आपने की है ये बड़ी अहम है कि पॉलिसियों के ऊपर आपने अपने आप को प्रिपेयर किया हो, आपने अपनी शैडो कैबिनेट बनाई हो, तो आपके टीम तैयार हो, उस टीम की कोई ग्रूमिंग हो चुकी हो। ये काम हमारी सियासी जमातें नहीं करती। वो गवर्नमेंट में आ जाए तो 2-3 साल लोगों को अजाब में रखती हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग ऑन द जॉब कर रही होती हैं, और अपोजिशन में हो तो उनके पास कोई वायबल सोल्यूशन नहीं होता। वो सिर्फ डारों के बलबूते के ऊपर लोगों को अपोजिशन पे उकसाती रहती हैं। तो मेरे ख्याल में ये वोटर्स का काम है कि वो प्रेशर डालें और ऐसी पार्टियों को जिनकी कोई तैयारी नहीं हो और जिनके पास टीम ना हो, उनकी बजाय उन लोगों को वोट दें और उनके ऊपर प्रेशर डालें जो तैयार हों, जिनके पास टीम हो, ताकि एक ट्रेंड शुरू हो। लेकिन ये वक्त के साथ शुरू होगा। इस दफा रियलाइजेशन हुई है, लेकिन अभी भी हम उससे बहुत दूर हैं और नारेबाजी के ऊपर हम समझते हैं कि हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, अब सबसे आखिर में बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट। हम सुबह